मतलब अगर वो चाहें तो आप जहां पर मान लीजिए ट्रांसफर हो रहे हैं, मंत्री किसी दूसरे मंत्रालय को जा रहे हैं, उस मंत्रालय में वो जा सकते हैं। और ये मंत्री के विवेक पर है, मंत्री के निर्णय पर है कि उस व्यक्ति विशेष को जिन्होंने उन्हें अपना पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है, उसको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है, उनको वो कंटिन्यू करते हैं या उनको नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन मंत्री पद व्यक्ति विशेष का चला जाता है तो ये जो एडिशनल सेक्रेटरी है, आप समझिए कि उनकी सेवा भी एक प्रकार से समाप्त समझी जाती है। जब तक कि कोई दूसरा मंत्री आ जाए और उनके साथ उनकी ट्विनिंग हो और पुराने मंत्री वाले बोले कि आप इन्हें रख लीजिए, तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है, तो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन कायदा कानून यही है कि अगर मंत्री जी आए हैं अपने किसी निजी सहायक को लेकर के, तो वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट तो किया जाएगा, लेकिन उनके सेवा समाप्त होते ही उनकी भी सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, मंत्री जी की सेवा समाप्त नहीं की गई है, मंत्री जी बने हुए हैं। मित्रों, ये और भी शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। और ये इस बात की गारंटी कर रहा है कि मोदी किस प्रकार का फंक्शन कर रहे हैं, मोदी किस तरह से सरकार चला रहे हैं। विपक्ष अब इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। जयराम रमेश का ट्वीट आ रहा है, सुप्रिया सिनेत का ट्वीट आ रहा है, कांग्रेस पार्टी हमलावर है, अन्य पार्टियां हमलावर है। हमलावर होंगी ही होंगी, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का ऑर्डर स्वाभाविक ऑर्डर नहीं है, यह रूटीन ऑर्डर नहीं है, यह कहीं से भी रूटीन ऑर्डर नहीं है। इसमें एक आयोटा भी संदेह नहीं है कि यह रूटीन ऑर्डर है, यह रूटीन ऑर्डर नहीं है। ये बहुत ही अस्वाभाविक आदेश है, और अस्वाभाविक आदेश अस्वाभाविक परिस्थिति में ही आई होगी। वो अस्वाभाविक परिस्थिति है क्या, इसकी तहकीकात विपक्ष को करने का हक है, विपक्ष को जानने का भी हक है, विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का भी हक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष को ये मुद्दा बनाने के लिए भी अगर कोई मौका दे रहा है तो वो मोदी ही है। मोदी अगर चाहते थे इस खबर को दबा सकते थे, लेकिन ये खबर दब नहीं सकती है, दब नहीं सकती है। इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहते हैं, लेकिन एक ही दिन में एक मंत्री को, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे मंत्रालय में भी इस तरह के रूटीन ऑर्डर हुए हैं, तब तो इसे रूटीन मान लिया जाता। अगर दूसरे मंत्रालय में सेम डे इस तरह के ऑर्डर हुए हैं, तब आप इसे मान सकते हैं कि ये रूटीन आदेश है जो डीओपीटी करते रहता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करते रहता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में देखते रहता है, उनको अपने हिसाब से अकोमोडेट किया जाता है, वहां के ऑफिसर को इधर से उधर तबादला किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक आदेश है। अगर कम से कम 2-3 मंत्रियों के साथ भी ऐसा हुआ होता, तब पर यह खबर नहीं बनती, बिल्कुल नहीं खबर बनती। मान लीजिए कि 3-4 मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरीज, पीएस और एडिशनल सेक्रेटरी सबका ट्रांसफर कर दिया जाता, किसी को टर्मिनेट किया जाता, तो फिर यह खबर नहीं बनती, फिर यह प्रश्न नहीं उठता, फिर यह सवाल नहीं उठता कि ऐसी घटना हुई क्यों है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यह सवाल उठता ही नहीं, यह सवाल सोया रहता। लेकिन यह सवाल उठा है, और सवाल उठने के पीछे कारण स्पष्ट है। एक ही मंत्री के 2 ऑर्डर एक ही दिन में, सेम डे में 2 ऑर्डर आ रहे हैं। एक ऑर्डर आ रहे हैं 2 को टर्मिनेशन का, और दूसरा ऑर्डर आ रहा है 2 के ट्रांसफर का। और वो दोनों, ये चारों जो हैं, वो निजी सचिव की हैसियत में, कोई एडिशनल, कोई निजी, कोई डायरेक्ट, ये सारे निजी सचिव की हैसियत में भूपेंद्र यादव के साथ काम कर रहे थे। मित्रों, अब जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, और बात तो होगी भी। बातें हो रही हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आजकल बड़ा ही प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्री हो गया है, तो कहीं इससे रिलेटेड कोई बात तो नहीं है, करप्शन की कोई बात तो नहीं है। आखिर में 2 अधिकारी को टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से हटाया गया है, बिल्कुल भी छोटी घटना नहीं है। कोई ना कोई काम जरूर ऐसा होगा जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा नो, नथिंग, ये व्यक्ति सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, और उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब
ये जो दोनों ऑर्डर निकले हैं, क्या ये दोनों ऑर्डर निकालने के पहले भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में लिया गया? सवाल है महत्वपूर्ण। और अगर भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में लिया गया तो फिर भूपेंद्र यादव से पूछताछ हुई क्या इस विषय में? और अगर भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो इसका मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय सब पर निगाह रख रही है और एक प्रकार से लीज ऑफ लाइफ तुमको तभी तक मिलेगा जब तक तुम सही रास्ते पर चलते रहोगे। अगर तुम्हारा रास्ता भटक गया और तुम कहीं किसी भी तरीके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन के दलदल में इन्वॉल्व थे, वो किस कारण से गए हैं? क्या कोई विशेष लीक कर रहे थे वो मिनिस्ट्री से, सरकार के सिस्टम से, किसी के साथ डील कर रहे थे? अभी आपने देखा होगा कि भूपेंद्र यादव का बंगला बड़ा चर्चा में आया था, बड़ी चर्चा में आई थी। क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से जो बागी सांसद थे ये इन्हीं के बंगले में तो आए थे। इनकी बड़ी भूमिका है तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में। लोग कहते हैं कि अंदर से बिहाइंड द कर्टेन बड़ी भूमिका निभा रहे थे भूपेंद्र यादव। ऐसी भूमिका निभाने वाले, सांसदों का जुगाड़ करवाने वाले भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री में 4-4 अधिकारी को, 2 को सैक कर दिया जाए, 2 का ट्रांसफर कर दिया जाए, यह कैसे मुमकिन है? इसलिए अगर ये पावर गैलरी में सवाल उठ रहे हैं तो सवाल जायज है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर चोरी की बात हुई, ट्रस्ट ने कल सारी चीजें दुनिया के सामने में रखी कि आपने रामायण की चोरी की बात की, ये देखिए रामायण है। पादुका की चोरी की बात की, ये देखिए पादुका है। आपने जिसकी चोरी की बात की थी सब हमने दिखा दिया। अब रही पैसे की, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जितने 80 लाख रुपए कलेक्ट किए गए हैं और जो हुआ है सारा हिसाब हो रहा है और एसआईटी काम कर रही है, पकड़ में आ रही है। तो योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं, योगी अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। और योगी है तो भरोसा रखिए आप। इसी प्रकार से अगर एक ऐसे चहेते नेता जो बेहद करीब हैं, अगर इन तीनों की करीबी भी माने आप, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा, तो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर होंगे या तीसरे नंबर पर, 3 तो है ही हैं, दूसरे नंबर पर जरूर होंगे। जेपी नड्डा ज्यादा करीब हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव भी करीब हैं। उनके हर विषय में शागिर्द रहे हैं, सारी जानकारी उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र यादव को लूप में लिए बिना क्या यह कार्रवाई हुई है या लूप में लेकर कार्रवाई है? और अगर लूप में लेकर कार्रवाई है कि भूपेंद्र यादव को संदेश दे दिया जा चुका है, और अगर संदेश दिया जा चुका है तो क्या भूपेंद्र यादव की छुट्टी हो रही है नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन में? अभी उनके नीचे के को हटाया और अगली बार उनको हटा दिया जाएगा, क्या ऐसी बात है? भूपेंद्र यादव जैसे नेता की अपनी कोई रीढ़ नहीं है, अपना कोई स्पाइन नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं, उनकी कोई कुवत नहीं, वो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते। भूपेंद्र यादव जैसे नेता पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह ध्यान रख लीजिए। कोई काबिलियत नहीं है उनमें वो पंचायत चुनाव जीत जाए। ये अमित शाह हैं, ये मोदी हैं, जिनके नाम पर ये सभी वैतरणी पार करते जा रहे हैं। और अगर वैतरणी पार करा रहे हैं तो मोदी और शाह ही पार करा रहे हैं। तो अब शायद मोदी और शाह को पता लग रहा होगा कि आप किस किस प्रकार के व्यक्ति को कैबिनेट में रखे हुए हैं। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो ये छोटी घटना बिल्कुल भी नहीं है। मोदी का ये सर्जिकल स्ट्राइक है अपने ही करीबी पर। इसका मतलब है कि मोदी का तंत्र मजबूत है, शाह का तंत्र मजबूत है, उन्हें पता है कहां पर क्या खेल चल रहा है। अधिकारियों को इस तरह से सेवा निवृत्त कर देना छोटी घटना कतई नहीं है। कानों कान लोगों को खबर नहीं हुई, और अगर भूपेंद्र यादव को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है तो यह तो और भी शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि कारण तो नहीं बताया गया है कि आपको क्यों हटाया गया। यह अभी सूचना बाहर आई नहीं है, हटाया गया बस ये सूचना बाहर में है। कारण तो भूपेंद्र यादव अगर जानते होंगे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जानते होंगे तो भूपेंद्र यादव के लिए शर्मसार करने वाली यह घटना है। मतलब मोदी का सीधा संकेत चला गया कि भैया भूपेंद्र जी, आपके ये अधिकारी क्या कर रहे थे, आपको जानकारी नहीं है क्या? ये पूरे देश को बदनाम करने के चक्कर में थे क्या? और ये बदनामी हम मोल नहीं ले सकते। कोई तो बात हुई है बड़ी,
जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय बर्दाश्त नहीं कर सका, स्वयं प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करे, कार्यालय का कोई मतलब नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को निश्चित रूप से जब सूचना मिली होगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई होगी, उनके संज्ञान में लाया होगा, फिर प्रधानमंत्री ने देखा होगा, आकलन किया होगा और उन्होंने आदेश दिया होगा इसे कर डालो। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी क्या बात थी जो प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा? और अगर प्रधानमंत्री ये काम कर रहे होंगे तो अमित शाह जी को मालूम नहीं होगा, ये भी एक समझिए कि मुझे तो नहीं लगता है कि उनको मालूम नहीं होगा, जरूर मालूम होगा, क्योंकि वो सेकंड इन कमांड हैं। उनको जरूर मोदी जी कह रहे होंगे कि भाई देखो ये क्या चल रहा है इनकी मिनिस्ट्री में, उनको भी मालूम होगा। और अगर उनको मालूम होगा तो क्या इन दोनों ने भूपेंद्र यादव के साथ कोई बातचीत की है? और अगर बातचीत नहीं की है मित्रों, और तब ये फैसले हुए हैं, तो ये बेहद गंभीर हैं भूपेंद्र यादव के लिए। अब आगे देखना है कि आगे का जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है उसमें भूपेंद्र यादव जी रहते हैं या उनको रखा जाता है, और ये हो गया कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये लोग कुछ अंदर अंदर खेल कर रहे थे। लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा मित्रों कि छोटी मछली को आप पकड़ रहे हैं, कोई बड़ी मछली है क्या? अगर कोई बड़ी मछली है तो उसका नाम बताइए। नाम क्या बताइए? भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री में आपने ये सब काम किया है तो भूपेंद्र यादव ही रिस्पॉन्सिबल हैं। भूपेंद्र यादव के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? ये सवाल उठेंगे। इसलिए अब भूपेंद्र यादव क्या पता नहीं कि बंगाल की घटना के बाद बहुत ज्यादा वो फैल तो नहीं गए थे, फैलने की हो सकती है उनमें आ गई हो कोई टेंडेंसी, तो उनका भी कट शॉट किया गया। तो पहले प्यादे को मारा गया और वजीर को कह दिया गया कि ध्यान में रहिए, आप पजामे में रहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक है अपने ही कैबिनेट के अपने ही करीबी मंत्रियों पर। अभी तो मंत्री कह लीजिए, और आगे और भी कई होंगे लाइन में, तो समझिए मंत्रियों पर भी। और ये संदेश भी है, ये मैसेज भी है हर मिनिस्ट्री के लिए कि एकदम से ब्रूटल हो जाएगा मामला अगर कोई गलत काम होता हुआ दिख गया तो, और संज्ञान में आया तो। मोदी कोई कंप्रोमाइज इस मुद्दे पर नहीं करने वाले हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो चाहे कोई अन्य हो। तो साहब, ब्यूरोक्रेसी के लिए साफ संदेश है और कबीना मंत्रियों के लिए भी साफ संदेश है, सुधर जाइए, गड़बड़ी कीजिएगा तो रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।